नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी लखनऊ की है। ये बात 2025 की है। लखनऊ में एक इलाका है चिन्हट। इसी इलाके में एक गांव है सेमरा। इसी गांव की बस्ती में रहने वाली उषा सिंह जो एक विधवा थी, उनकी 13 साल की बेटी पिंकी अचानक एक दिन अपने घर की छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आवाज में घबराहट थी, डर था और साफ साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। लोग जब कमरे के अंदर पहुंचे तो देखा कि उषा जी का शरीर खून से सना हुआ था और उनकी हालत बेहद चिंताजनक थी। वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के पड़ी थीं। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। पिंकी ने शोर मचाने से पहले ही अपने मामा रवि को फोन कर दिया था, जो थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। कुछ ही देर में रवि जी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने घर के हालात देखे तो घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में टीआई दिनेश चंद्र मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रवि जी ने पुलिस के सामने अपनी बात रखते हुए बताया कि उन्हें शक है कि इस घटना में उनकी भांजी यानी पिंकी का ही हाथ हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1-2 सालों से पिंकी और उसकी मां उषा जी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार बहस इतनी तेज हो जाती थी कि पड़ोसी भी सुन लेते थे। पुलिस ने उषा जी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के करीब 2 घंटे बाद ही पुलिस ने उनकी नाबालिग बेटी पिंकी को हिरासत में ले लिया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि मोहल्ले में किसी को इस पर ज्यादा अचरज नहीं हुआ। ज्यादातर लोग पहले से ही यही अंदाजा लगा रहे थे कि इस दुखद घटना के पीछे शायद पिंकी का ही हाथ हो सकता है। घटना के बाद से ही माहौल ऐसा बन गया था कि लोग आपस में इसी बात की चर्चा कर रहे थे। थाने पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद पिंकी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ये काम अकेले नहीं किया था, बल्कि पड़ोस में रहने वाले एक लड़के सलीम के साथ मिलकर किया था। पिंकी के मुताबिक घटना से ठीक पहले वो और सलीम आपस में करीब थे। उसी वक्त अचानक उसकी मां उषा जी कमरे में आ गईं और उन्होंने दोनों को उस हालत में देख लिया। मां को इस तरह अचानक सामने देखकर पिंकी घबरा गई और सलीम भी डर गया। उसी गुस्से और डर में आकर उन्होंने मिलकर उषा जी की जान ले ली। पिंकी के बयान के आधार पर पुलिस ने सलीम को तलाशा, जो मौके से भागने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दोनों के पास से वो कपड़ा बरामद किया जिससे गला दबाया गया था, और साथ ही एक कांच का टुकड़ा भी मिला जिससे उषा जी पर वार किया गया था। पुलिस को उषा का शव बिना कपड़ों के मिला था। पिंकी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने और सलीम ने ऐसा किया था ताकि पुलिस मामला बलात्कार और हत्या का समझे और उनका शक उनसे हटे। पूछताछ के बाद दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। यहीं से ये चौंकाने वाली कहानी सामने आई। सेमरा गांव चिन्हट की रहने वाली उषा सिंह के पति की मौत पिंकी के जन्म के 1 साल बाद यानी 2013 में हो गई थी। पति की मौत के बाद उषा के सामने सबसे बड़ी चिंता रोटी की हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शुरुआत में उसने मोहल्ले के कुछ घरों में काम किया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किए। फिर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और उसे हाईकोर्ट में हाउसकीपिंग की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी। उषा के लिए उसकी बेटी पिंकी ही उसकी दुनिया थी। वो उसे बड़े लाड प्यार से पाल रही थी। अपने पति की आखिरी निशानी के तौर पर पिंकी को देखती थी और चाहती थी कि एक दिन उसकी बेटी बड़ी अफसर बने, ठीक वैसे ही जैसे उसके पति की ख्वाहिश थी। दिन भर नौकरी करके थकी हारी जब उषा घर लौटती, तब भी आराम नहीं करती। हर रात 2 घंटे बैठकर खुद अपनी बेटी को पढ़ाती, उसका होमवर्क कराती और उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन उषा को यह क्या पता था कि जिस बेटी को वो अपने जीने की वजह मान रही है, वही एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। हुआ यह कि उषा के पड़ोस में ही सलीम का परिवार रहता था। सलीम पिंकी से करीब 4 साल बड़ा था, जैसे आमतौर पर होता है। गली मोहल्ले के बच्चे साथ में खेलते हैं, इसलिए दोनों का बचपन भी एक साथ बीता। सलीम ने कुछ साल मदरसा में पढ़ाई की थी, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगा था। 3 साल पहले की बात है, जब सलीम 14 साल का था और पिंकी सिर्फ 10 साल की थी। 1 जनवरी का दिन था। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और पिंकी घर पर अकेली थी क्योंकि उसकी मां नौकरी पर चली गई थी। तभी अचानक सलीम वहां आ पहुंचा और पिंकी के घर में गया। सलीम महंगी चॉकलेट लेकर पिंकी के हाथ पर रखी। वो जानता था कि पिंकी को चॉकलेट बहुत पसंद है,
उस दिन के बाद रोज मिलने का मौका तो नहीं मिलता था, लेकिन जब भी मौका मिलता सलीम पिंकी के लिए कई चॉकलेट लाकर देता। पिंकी ये चॉकलेट अपनी माँ से छुपाकर स्कूल के बैग में रखती थी। इसी तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। देखते देखते 3 साल बीत गए। वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले ही सलीम पिंकी से मिला और उससे वादा कर लिया कि वह वैलेंटाइन डे के दिन स्कूल नहीं जाएगा, बल्कि घर पर रहेगा। पिंकी समझ गई कि सलीम की यह बात क्यों कही थी। उसे डर भी लगा, लेकिन मन में जिज्ञासा भी थी कि उस दिन क्या होने वाला है। इसलिए जब उसकी माँ ऑफिस चली गई तो पिंकी सलीम के आने का इंतजार करने लगी। सलीम भी शायद पिंकी की माँ के ऑफिस जाने पर नजर रख रहा था, इसलिए जल्दी ही पिंकी के घर पहुंच गया। उसने चॉकलेट देते हुए पिंकी का हाथ पकड़ लिया और हैप्पी वैलेंटाइन डे कहकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद पिंकी खुद ही सलीम के आने का इंतजार करने लगी। करीब 10 दिन बाद जब सलीम फिर आया तो उसने पिंकी को अपने बातों में फंसा लिया और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। इस रिश्ते ने दोनों को इतना प्रभावित किया कि पिंकी स्कूल से छुपकर सलीम के एक दोस्त के घर मिलने जाने लगी। इसी दौरान मोहल्ले की एक महिला ने उषा को बताया कि सलीम अक्सर पिंकी से मिलता जुलता दिख रहा है। उषा को पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद इस बात की जांच करने का फैसला किया। एक दिन जब पिंकी स्कूल की छुट्टी पर घर अकेली थी, उषा ने ऑफिस से छुट्टी लेकर अचानक घर आ जाना तय किया। जब वे पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और सलीम एक ऐसी स्थिति में थे जो उषा के लिए बहुत ही झटका देने वाली थी। उषा गुस्से में आ गई। उन्होंने पिंकी को पकड़कर सलीम से अलग किया और फिर बेटी को कड़ी फटकार लगाई। मौका देखकर सलीम जल्दी से कपड़े पहनकर वहां से भाग गया। उधर उषा ने अपनी बेटी की पिटाई की। इसके बाद शर्म और चिंता से उषा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन पिंकी पर मां के रोने का कोई असर नहीं हुआ। उसने माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। इस घटना के बाद उषा बहुत सतर्क हो गई। जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो उषा या तो खुद ऑफिस से छुट्टी ले लेती या फिर पिंकी को अपने साथ ऑफिस ले जाती, ताकि वह उसकी निगरानी कर सकें। मां की सख्ती से पिंकी और सलीम दोनों परेशान थे। एक दिन सलीम स्कूल के बाहर पिंकी से मिला और उसी रात उसे लेकर वहां से भाग गया। उषा ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और सलीम पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। चूंकि मामला नाबालिगों से जुड़ा था, पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए 2 दिन बाद सलीम और पिंकी को ढूंढ निकाला। क्योंकि सलीम भी नाबालिग था, उसे जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद सलीम का असली रूप सामने आने लगा। एक दिन उसने सड़क पर उषा को रोककर धमकी दी कि अगर वह और पिंकी उसके रास्ते में आए तो वह हिंसा भी कर सकता है। उषा डर गई और इसलिए उन्होंने पिंकी पर और भी ज्यादा सख्ती करने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद सलीम किसी तरह पिंकी से संपर्क करने में सफल रहा। उसने रात में पिंकी के घर आने का समय तय किया। आधी रात को जब मां सो रही थी, पिंकी चुपके से दरवाजा खोलकर सलीम को अंदर ले आई। फिर दोनों घर के अंदर कुछ समय साथ रहते और उसके बाद पिंकी सलीम को वापस भेज देती। घटना की रात पिंकी ने सलीम को घर बुलाया और दोनों किचन में थे। तभी उषा की नींद खुल गई और उन्होंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पिंकी अब मां की बातों को नहीं मान रही थी और गुस्सा हो गई। सलीम भी वहां से भागने के बजाय रुका रहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर उषा पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने एक तेज वस्तु से उषा को घायल कर दिया। जब उन्हें पता चला कि उषा की मौत हो चुकी है तो वे पहले बेडरूम चले गए, वहां साथ में वक्त बिताया। इसके बाद जब सलीम अपने घर चला गया तो पिंकी ने छत पर जाकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद पिंकी और सलीम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को जेल भेज दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। लोग इस दर्दनाक कहानी से हैरान रह गए। एक छोटी सी गलती ने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी और जिस रास्ते पर कदम रखा वहीं उसे अपने और अपने परिवार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। और आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। ये बात 2022 की है। शहडोल जिले में एक गांव है खमहरिया। इसी गांव में हीरा सिंह परस्ते और रानी रहते थे। बचपन से उनकी जान पहचान थी और धीरे धीरे किशोरावस्था में उनका रिश्ता गहरा होकर प्रेम में बदल गया। दोनों ने साथ जीवन बिताने का सपना देखा और शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके परिवारों ने इसका समर्थन नहीं किया। माता पिता ने उनकी शादी और मिलने जुलने दोनों को मना कर दिया।
हीरा सिंह और रानी के प्यार की खबर गांव की सीमा से बाहर भी फैल चुकी थी। दोनों के परिवार इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ थे। कई महीनों तक दोनों ने शादी की योजना बनाई और अपने अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनके परिवारों के विरोध की वजह उनकी सामाजिक हैसियत, कुल, गोत्र और जाति से जुड़ी बाधाएं थीं। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। इसी बीच हीरा सिंह को एमपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। यह सफलता उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। साल 2006 की बात है। हीरा सिंह और रानी ने अपने परिवारों की नाराजगी के बावजूद भागकर शादी कर ली। हीरा के परिवार वाले शुरू में नाराज थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहीं रानी के परिवार वाले हीरा की पुलिस में नौकरी होने की वजह से विरोध नहीं कर सके। आखिरकार दोनों परिवार राजी हो गए और रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हीरा सिंह अपनी पत्नी रानी के साथ शहडोल में रहने लगे। उन्होंने वहां किराए का मकान लिया और एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगे। प्यार और मेहनत से हीरा सिंह और रानी की जिंदगी आगे बढ़ती रही। शहडोल में रहने के दौरान रानी 2 बच्चों की मां बन गईं। हीरा सिंह भी अपनी नौकरी में तरक्की करते गए। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक पहुंचे और अपने विभाग में अच्छे शूटर और सम्मानित अधिकारी के रूप में जाने जाने लगे। उन्हें एक बेटी और एक बेटे का सुख मिला। हीरा सिंह परस्ते ने सब इंस्पेक्टर का पद हासिल कर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा ली थीं। उनके ट्रांसफर शहडोल से दूसरे जिले में हो गया, जिससे उनका ध्यान नौकरी पर और अधिक केंद्रित हो गया। हीरा जानते थे कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर प्रमोशन मिलेगा, जिससे वे विभाग में बड़ा अफसर बन सकेंगे। इससे उनका नाम और पहचान बढ़ेगी, साथ ही वेतन भी बढ़ेगा, जिससे वे अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेंगे। जैसा अक्सर होता है, बच्चे पैदा होने के बाद परिवार पूरा माना जाता है और परिवार के मुखिया को अपने सदस्यों के भविष्य की चिंता होने लगती है। इसी कारण वह खुद के लिए कम समय निकाल पाता है। ऐसा ही हीरा सिंह के साथ भी हुआ। हीरा सिंह का प्रमोशन हो गया था और वे दूसरे जिले में ट्रांसफर भी हो गए थे। इस वजह से उनकी पत्नी रानी को अकेलापन महसूस होने लगा। पति के घर से बाहर रहने पर रानी की रातें तन्हाई में गुजरने लगीं। जब बच्चे स्कूल या ट्यूशन क्लास में होते हों, तब रानी को घर में अकेलापन और उदासी महसूस होती थी। रानी का मन नई उम्मीदों और खुशियों की तलाश में रहता था, लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिल रहा था जो उसके दिल की बात समझ सके। हीरा सिंह महीने में केवल 15 से 20 दिन ही घर आ पाते थे और वे जो समय बिताते थे वह अक्सर घरेलू समस्याओं को सुलझाने और एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करने में ही गुजर जाता था। कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो जाती थी। हीरा सिंह जब भी घर आते तो रानी अपनी शिकायतों और समस्याओं का जिक्र करते हुए बात करती थीं। इस वजह से उनकी जिंदगी में दूरी और रूखापन बढ़ता जा रहा था। हीरा सिंह की पोस्टिंग बदलती रहती थी। पिछले साल उनकी तैनाती रीवा जिले में हुई और उन्हें पनवार थाने का प्रभारी बनाया गया। कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रीवा आने की वजह से उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। एक दिन थाने पर दिन भर की व्यस्तता के बाद जब वे थोड़ा आराम कर रहे थे तो उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। कांस्टेबल ने उन्हें चाय दी और वीडियो चलाते ही हीरा सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरा सिंह के हाथ में चाय की प्याली होंठों तक नहीं पहुंच पाई और वह उसे टेबल पर रख दी। वीडियो सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन उसने उनके चेहरे का रंग ही बदल दिया। वीडियो में उनकी पत्नी रानी का चेहरा था, साथ ही कुछ अन्य लोग भी दिख रहे थे। वीडियो में रानी किसी के साथ खुशी से समय बिताती नजर आ रही थीं, जिसे देखकर हीरा सिंह के दिल में अंदर तक बेचैनी और जलन उठने लगी। उन्होंने वीडियो कई बार देखा, फिर चाय पीकर सीधे अपने सरकारी क्वार्टर चले गए। हीरा सिंह ने अपनी पत्नी की वीडियो देखकर बहुत चिंता और तनाव महसूस किया। उन्हें यह सोचकर भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी, जो उनके नाम का सिंदूर लगाती थी, किसी और के साथ समय बिता रही हैं। अगले दिन सुबह ही वे शहडोल के लिए निकल पड़े, जहां उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। इस बीच वे भूल गए कि उनकी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी के लिए ड्यूटी लगी हुई है। 30 अक्टूबर की आधी रात करीब 12 बजे हीरा सिंह रीवा से शहडोल पहुंच गए। घर के बाहर ही मकान मालिक ज्ञान सिंह से उनकी अचानक मुलाकात हो गई। ज्ञान सिंह चौंक गए क्योंकि अभी 2 दिन पहले हीरा सिंह रीवा गए थे और उसी दिन सुबह फोन कर अपने परिवार का हाल चाल भी पूछा था। हीरा सिंह मकान में दाखिल हुए। टीवी देख रही उनकी 10 साल की बेटी ने उन्हें देखकर तुरंत लिपट गई। उन्होंने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनका बेटा ट्यूशन गया हुआ था,
इस बीच रानी को हीरा के आने की खबर तक नहीं लगी, क्योंकि वह बाथरूम में थी। कुछ ही सेकंड बाद जब रानी बाथरूम से निकली तो बेटी ने बताया कि पापा आ गए हैं। रानी कमरे में चली गई, जहां हीरा पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर बाद हीरा कमरे से बाहर निकले और बेटी से कहा कि टीवी की आवाज तेज कर दो। पिता की बात सुनकर बेटी ने टीवी की आवाज बढ़ा दी। हीरा फिर कमरे में चले गए। रानी भी वहीं थी। कुछ ही देर बाद अचानक गोली चलने की आवाज घर में गूंजने लगी। टीवी देख रही बेटी ने भी कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी। वह उस तरफ जाने के लिए उठी, तभी एक और गोली की आवाज हुई। कुछ ही समय में पड़ोसी घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। हीरा की बेटी घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि घर में अचानक क्या हो रहा है। उसे पता नहीं था कि वह कहां जाए, दरवाजा खोले या मम्मी पापा के कमरे में चले जाएं। पड़ोसी दरवाजा जोर से पीटते रहे। अंत में बेटी ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला। पड़ोसियों ने उससे पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटी ने कमरे की ओर इशारा किया। पड़ोसी कमरे के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए और सभी को अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सबको किसी गंभीर घटना का डर होने लगा। बेटी बार बार पापा, मम्मी कहकर दरवाजा खटखटा रही थी। इस बीच कमरे से कुछ तेज आवाजें सुनाई दीं, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। पड़ोसियों ने वापस जाकर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। वहां देखकर वे काफी हैरान रह गए। जमीन पर रानी और बेड पर हीरा सिंह की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। जैसे ही इस दुखद घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शहडोल सिटी कोतवाली के प्रभारी रत्नांबर शुक्ला अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और फिर मामला गंभीर देखकर एएसपी मुकेश वैश्य और डीएसपी सोनाली गुप्ता भी मौके पर आ गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस ने तोड़ा। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। एक ओर हीरा सिंह और दूसरी ओर उनकी पत्नी रानी बेहोशी की हालत में मिले। पास ही सरकारी हथियार भी पड़ा था। कुछ और सामान जैसे शराब की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े भी दिखाई दिए। पुलिस को शुरुआती जांच में यही समझ आया कि यह मामला घरेलू तनाव का हो सकता है, जिसमें पहले पत्नी की जान ली गई और फिर खुद की। कमरे से एक डायरी भी मिली, जिसमें कुछ पन्ने अधखुले थे। एक पेज पर हीरा सिंह की लिखी कुछ बातें मिलीं, जिससे मामला और भी गंभीर लगने लगा। डायरी में लिखा था कि हीरा सिंह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोगों के कारण उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। हीरा सिंह ने 2 अन्य लोगों के बारे में भी जिक्र किया था, जिनका उनकी पत्नी से नजदीकी रिश्ता बताया गया था और उन पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया गया था। लिखावट में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना सब्र पूरी तरह खो दिया हो। पुलिस को हीरा सिंह परस्ते की डायरी से एक अहम सुराग मिला। उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी रानी के कुछ लोगों से अनुचित संबंध थे और वे लोग उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। हीरा ने अपनी भावनाएं उस नोट में बहुत साफ शब्दों में लिखी थीं, जिससे यह जाहिर होता था कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। इसी नोट के आधार पर शहडोल के एसपी अवधेश गोस्वामी के निर्देश पर एक जांच टीम बनाई गई। एएसपी मुकेश वैश्य की निगरानी में यह टीम बनाई गई थी, जिसमें सिटी कोतवाली प्रभारी रत्नांबर शुक्ला, एसआई सुभाष दुबे, वैष्णवी पांडे, एएसआई राकेश बागरी, विपिन बागरी, हेड कांस्टेबल निखिल श्रीवास्तव और कांस्टेबल मायाराम शामिल थे। जांच टीम ने सबसे पहले जिन 2 लोगों के नाम हीरा सिंह ने लिखे थे, उन्हें हिरासत में लिया। ये थे संजय सिंह, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, और संजू यादव, जिनकी उम्र 33 साल थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दरअसल जब हीरा सिंह ड्यूटी के चलते लंबे समय तक घर से दूर रहते थे, तो उनकी पत्नी रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी दौरान उसकी जान पहचान गांव के ही युवक संजय सिंह से हुई, जो बाद में लगातार गहरी होती चली गई। हीरा सिंह परस्ते के माता पिता गुजर जाने के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां रानी के कंधों पर आ गई थीं। वह अक्सर ससुराल आने जाने लगी थी। इसी दौरान गांव में उसकी मुलाकात हुई संजय सिंह से, जो उम्र में उससे करीब 8 साल छोटा था, लेकिन था बेहद बातूनी और समझदार किस्म का इंसान। संजय ने अपनी मीठी मीठी बातों से रानी को काफी प्रभावित किया। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। बात यहां तक बढ़ी कि रानी ने उसे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। जब भी कोई काम होता या अकेलापन महसूस होता, रानी उसे फोन कर लेती और संजय भी बिना देर किए आ जाता। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका।
शहडोल में रहने के दौरान भी संजय अक्सर रानी से मिलने पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि वे एक दूसरे की जिंदगी में गहराई से शामिल हो गए। बाहर से तो ये रिश्ता दोस्ती जैसा दिखता था, मगर अंदर ही अंदर कहानी कुछ और ही चल रही थी। धीरे धीरे संजय और रानी की मुलाकातें इतनी बढ़ गईं कि कई बार तो संजय रानी के घर पर ही रुक जाया करता था। रानी का किराए का घर शहडोल में था और वहां के मकान मालिक को भी संजय के आने जाने की जानकारी थी। हालांकि शुरुआत में मकान मालिक को यह सब कुछ सामान्य लगा। उन्होंने कभी संजय को शक की निगाह से नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले में लोगों की नजरें कुछ और ही कह रही थीं। पास पड़ोस में संजय के बार बार आने और लंबे समय तक रुकने को लेकर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग बातें बनाने लगे थे, मगर खुलकर कोई कुछ कह नहीं रहा था। करीब 4 साल तक रानी और संजय की दोस्ती बेहद नजदीकियों तक पहुंच गई थी। रानी भूल चुकी थी कि वह एक पुलिस अफसर की पत्नी है और उसकी मांग में सिंदूर किसी और के नाम का है। संजय के बाद रानी की जिंदगी में एक और शख्स ने एंट्री ली, जिसका नाम था संजू यादव। अब कहानी में मोड़ यहीं से आने लगा। संजू न सिर्फ बातों में माहिर था, बल्कि चालाक भी था। उसे रानी और संजय के रिश्ते की पूरी जानकारी थी। उसने एक दिन मौका पाकर उनकी निजी मुलाकातों की एक रिकॉर्डिंग कर ली। संजू अब उसे उसकी एक निजी रिकॉर्डिंग दिखाकर पैसे मांगने लगा। रानी घबरा गई। वह न सिर्फ अपने पति हीरा सिंह से डर रही थी, बल्कि समाज और परिवार के सामने अपनी इज्जत बचाने की चिंता भी उसे खाए जा रही थी। संजू का दबाव बढ़ता गया। वो बार बार पैसों की मांग करता रहा और जब रानी ने एक दिन मना कर दिया तो उसने वो वीडियो सीधे हीरा सिंह को भेज दिया। हीरा सिंह, जो एक थाना प्रभारी थे, उस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे की ड्यूटी पर थे। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद वह इतने आहत हो गए कि सब कुछ छोड़कर सीधे घर लौट आए। अगले दिन एक दर्दनाक घटना घटी। हीरा सिंह और उनकी पत्नी रानी दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि यह मामला घरेलू तनाव, धोखे और ब्लैकमेलिंग का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहले पत्नी की मौत हुई और थोड़ी देर बाद ही पति ने भी अपनी जान दे दी। शहडोल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संजय और संजू को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। हीरा सिंह एक जिम्मेदार पुलिस अफसर थे। उन्होंने कानून की रक्षा की, लेकिन अपने घर में चल रहे तूफान को समझ नहीं पाए। यह घटना हमें यह समझाती है कि कभी-कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। रिश्तों में विश्वास टूटे तो बात कीजिए, समस्या से भागिए मत। अकेलापन हो या भावनात्मक उलझन, इसे छुपाइए मत। मदद लीजिए। ब्लैकमेलिंग या शोषण का शिकार हों तो कानून का सहारा लें। गलत लोगों को सहना नहीं, उनका सामना करना चाहिए, कानून के जरिए। याद रखिए, एक पुलिस वाले की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, वो समाज की चेतावनी होती है। रिश्तों को संभालिए और जिंदगी को बेवजह खत्म मत होने दीजिए। हर मुश्किल का हल है, बस एक सही कदम की जरूरत है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।